So first of all, Muni Jain Kumar ji, please give us some background of yourself on how and when you joined Jain community. मेरा जन्म एक जैन परिवार में हुआ है, तो जैनिज़्म से जुड़ने का जो है वो तो शुरू से ही रहा है। पर जैन संत बनना एक जैन कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं हो जाता है। इसके लिए अलग प्रकार के संस्कारों से गुजरना होता है। जब वातावरण प्राप्त होता है और वो संस्कार प्राप्त होते हैं, तब कहीं जाकर के जैन संत बनने की भावना विकसित होती है। मेरे मन में देश के लिए और इंसानियत के लिए कुछ करने की भावना जगी। जब मैं 8 वर्ष का था तो 3 संकल्प जागृत हुए। उसमें सबसे पहला संकल्प था कि मैं IPS बनूं और पुलिस सेक्टर में जाकर के जनता की भलाई करूं, उनका हेल्प करूं और उसके बाद में जो सुधार लाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर सुधार लेके आऊँ। दूसरा संकल्प था कि क्रिकेटर बनूं, क्योंकि उस समय में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा प्रचलन भी था और एक ही वर्ष में मैंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ सीखा। अपनी टीम का मैं कैप्टन बन गया था, जो 12 ईयर तक के बच्चों की टीम थी। फिर तीसरा संकल्प था कि मैं जैन मोंक बनूं, संत बनूं, जिससे कि मैं जन जन के बीच में जाकर के जनों की भलाई कर सकूं। जब देखा कि तीनों संकल्प में से तीसरा संकल्प है वो मेरा पूर्ण हो सकता है और उसमें जल्दी मैं कुछ कर सकता हूँ, तब 1997 में तेरापंथ जैन संप्रदाय के आचार्य, जो हमारे परिवार के परंपरागत गुरु हुए हैं, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी बीकानेर में पधारे। उनके सानिध्य में रहा। सानिध्य में रहने के बाद में जो ट्रेनिंग मिली, उस ट्रेनिंग के आधार पर मुझे जैन मोंक बनने का मौका मिला। मैं 5 नवंबर 1997 को जैन मोंक बना, जब मेरी 12 वर्ष की उम्र थी। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर रह कर के मंत्र, ध्यान और जनता की भलाई की दृष्टि से, उनके डेवलपमेंट की दृष्टि से मैंने कुछ वर्क किए, साधना की। उसके पश्चात लोगों के बीच में मैं जाना प्रारंभ किया। जैनिज़्म को मैं एक अलग दृष्टि से देखता हूँ। लोग जैन को धर्म के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। धर्म की जब बात आती है तो सीमित हो जाते हैं एक संप्रदाय के बीच में। पर मैं जैनिज़्म को धर्म के तौर पर नहीं, लाइफ स्टाइल के तौर पर प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि जैनिज़्म के अंदर में किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की भावना नहीं है। यहाँ पर यह नहीं है कि अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, बल्कि जैनिज़्म में ये सिखाया जाता है कि छोटे से छोटा जीव है, उसकी जो आत्मा है वो भी अपनी आत्मा के बराबर है, समकक्ष है। इसलिए इसी दृष्टि से देखना चाहिए। और यही जो भाव है जैनिज़्म के, ये मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जैनिज़्म के अंदर जो हर आत्मा के सम्मान के जो भाव है, उस भावों के कारण से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वहाँ पर किसी भी संप्रदाय को नीचा दिखाने की भाव नहीं है, वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को सर्वश्रेष्ठ बताने की भाव नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा को, छोटे से छोटे जीव भी क्यों न हो, उसकी आत्मा को अपने समकक्ष मानने की भाव है। इसी कारण से ये जो भाव है, इसको मैं लाइफ स्टाइल के तौर पर प्रस्तुत करता हूँ और जैनिज़्म को लाइफ स्टाइल मानने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो इसलिए जैनिज़्म जो चीज़ है उसको जानते हैं जब इसके बारे में लोगों को पता चलता है, क्योंकि जैन जो मोंक होते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है या जैन श्रावक की लाइफ स्टाइल है वो अहिंसा से परिभाषित है। जब जैन मोंक, जो आप देख रहे हैं मेरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, वो क्यों बंधी हुई है? क्योंकि जब हम बोलते हैं तब क्या होता है कि गर्म हवा बाहर निकलती है और जो बाहर हवा के अंदर में सूक्ष्म जीव है, उस गर्म हवा के कारण से मरने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए इस पट्टी को बांधते हैं जिससे कि वो जीव मरे नहीं। जब एक जैन मोंक इतने सूक्ष्म जीवों को भी मारने से बचते हैं, तो जहाँ बाहर हिंसा का माहौल, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर या जो भी चीज़ हो रही है, उनसे कोसों दूर हो गए। इसी तरीके से उनकी जो साधना है, वो पहले बात होती है
कि हम अपने आप को देखना सीखें। मेडिटेशन जो आज करवाया जाता है, योगा जो करवाया जाता है, वो यही है। लेकिन जैनिज़्म में जो ये लाइफ स्टाइल के तौर पर और जीवन शैली के तौर पर जो प्रस्तुत की जाती है, वो महत्वपूर्ण है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में ये बताया जाता है कि पहले अपने आप को देखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर हम दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ करें। जब हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी हम दूसरों का डेवलप कर सकते हैं। जैनिज़्म की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक श्रावक समाज की बात करते हैं, जहाँ आजकल श्रावक समाज में केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की एक चाह विकसित हो रही है और इस कारण से दूसरों से बैर लेने की भावना विकसित हो जाती है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना विकसित हो जाती है और अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैनिज़्म में क्या सिखाया जाता है कि आप उन सुख सुविधाओं को व्यक्तिगत उपभोग के तौर पर इतना मत बढ़ाओ कि आप खुद उसमें इतने उलझ जाओ कि दूसरों को नज़रअंदाज कर दो, बल्कि वहाँ पर संयम करने की भावना विकसित की जाती है। वहाँ पर यह कहा जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर उतना ही उपयोग में लो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अतिरिक्त आप मत करो। ये नहीं कि आप ऐसो आराम में रहो और दूसरे जो लोग हैं आपको देख करके जलते रहें, या फिर दूसरे जो लोग हैं वो उनको प्राप्ति कुछ नहीं हो। तो इस तरह के संस्कार जो भरे जाते हैं, इस तरह के उनमें भाव विकसित किए जाते हैं, वो भाव है भारत हित के हैं, देश हित के हैं और हर इंसानियत के नाते हैं। तो इस तरह की जर्नलिज्म मुझे प्रभावित करती है। And I must say you have developed a very inspiring lifestyle, and now you are inspiring people to adopt this lifestyle also. Present situation in our country is that most have lost hope in the government, relationship and finding a job. It is so tough to be motivated. Now how, according to you, people should deal with these issues? देश की जो वर्तमान सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो हर सरकार का, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है काम करने का, पर यहाँ जो भारत की संस्कृति को समझने की जो बात है और भारतीय संस्कृति जो बताती है कि यहाँ पर हर धर्म, जाति, हर समुदाय के लोग शांति के साथ में रहें, उनके भाईचारा रहे, और वहाँ पर सरकार के द्वारा या फिर सरकार के समर्थित जो लोग हैं उनके द्वारा कहीं कट्टरता फैलाई जाती है एक समुदाय विशेष को लेकर के, तो फिर वहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है और देश का विकास जो है वो रुकने की संभावना बन जाती है। क्योंकि जब तक देश में रहने वाले लोग जो है वो आपस में सही तरीके से नहीं रहेंगे, सामंजस्य के साथ में नहीं रहेंगे, भाईचारे के साथ में नहीं रहेंगे, तब तक देश का डेवलप नहीं हो सकता, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, रिलेशन से हो या अन्य तरीके से क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि वो इस तरह के जो भाव फैलाने वाले हैं या इस तरह के वक्तव्य देने वाले लोग हैं उनको समझाएं, उनको बताएं कि देश की संस्कृति वास्तव में तभी फैल सकती है जब इंसानियत की बात होगी, बल्कि समुदाय विशेष की बात नहीं होगी। इस पर अगर ध्यान देती है तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। वैसे सरकार ने बहुत अच्छा काम ये किया कि बाहर से जो लोगों के बीच में जाकर के उनके बीच सामंजस्य बिठाया है, जो रिलेशनशिप अच्छी हुई है वो इस देश के लिए फ़ायदेमंद है। और आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि देश की जनता, युवा जो चाहते हैं कि जॉब उनका बढ़े, उनकी खुद की जो एबिलिटी है वो उपयोग में आए, तो इससे बढ़ेगी चीज़ें, अवसर बढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि जैसा कि मैंने अध्ययन किया है, मेरे पास में लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। देश के कुछ सरकार क्या कर रही है, देश के कुछ ही लोगों को जो अच्छे लेवल के हैं उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन सारे लोगों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों नहीं हो या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों नहीं हो, अगर सपोर्ट करती है और वो इस लेवल के हैं जिनसे सपोर्ट के कारण से देश में विकास के, हर व्यक्ति के विकास के अवसर पैदा होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि सपोर्ट वो नहीं मिल पा रहा है सबको,
इस कारण से जो डेवलपिंग के अवसर वो लोग विकसित कर रहे थे वो वहाँ पर बंद हो गए हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं वो सोचने के लिए ज़रूरत है। और जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आम जो लोग हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देश की सिचुएशन जो सुधार है केवल सरकार का ही काम नहीं होता है। जो सरकार में लोग होते हैं वो भी इसी समाज से निकलते हैं, इसी समाज से निकल कर के वो काम करते हैं। तो हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो जागरूकता के साथ में काम करें। जागरूकता मीन्स हर दृष्टि से, चाहे हम वातावरण का सुधार करने की बात हो, या भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात हो, या अन्य कोई तरीके क्यों नहीं हो, वहाँ पर आम व्यक्ति की जागरूकता जरूरत है। और जब वो जागरूक हो जाएंगे, व्यक्ति सुधार, जैसे आचार्य तुलसी हम फरमाते थे कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। ये एक अनवर्त का गीत का लाइन है। और आचार्य तुलसी ने अनवर्त आंदोलन के द्वारा चरित्र निर्माण का जो कार्य किया था, 50 वर्षों से वो आंदोलन चल रहा है और आज इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। तो उस लाइन को हम ध्यान में रखते हुए, हर व्यक्ति इस लाइन को ध्यान में रखते हुए चले और देश के लिए काम करे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। How, according to you, we can change our thoughts when the environment is so negative, and how can the negative energy help us in positive thinking? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी व्यक्ति के पास में रहती है, अंदर में विद्यमान है। ज़रूरत है कि हम किस एनर्जी को उपयोग में लेते हैं। वैसे तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बल्ब प्रकाश देता है तो वहाँ पर दोनों एनर्जी का मिश्रण होता है, तभी वो प्रकाश पैदा करता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को मिश्रण करने की ज़रूरत है। वो एनर्जी मिश्रण जब हो जाती है तो उसके अंदर से जो प्रकाश पैदा होता है, वो प्रकाश जो है हमारे जो नेगेटिव हमको अहित की ओर ले जाती है, हमारा जो नुकसान करती है उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। फिर केवल पॉजिटिव एनर्जी विकसित हो जाती है। और इसके लिए हम मेडिटेशन, मंत्र, योगा, इन सब चीज़ों का प्रयोग में करें, इन सब चीज़ों को उपयोग में लें तो बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और ये चीज़ें हमें भारतीय संस्कृति में जो प्राच्य विद्याओं में प्राप्त हुई है, और इसमें बहुत पावर भी है। मैंने प्रयोग किया, एक जैनिज्म का ही मंत्र है जिसको नमस्कार महामंत्र बोलते हैं। वैसे ये जैनिज्म का कहा जाता है, पर कहीं पर भी इसमें ये कहीं नाम नहीं है कि ये जैनों का है या किसी व्यक्ति विशेष का है। इसमें बताया गया है कि हर वो आत्मा नमस्कार योग्य है, उनको नमस्कार करते हैं जो किसी भी जाति धर्म की क्यों नहीं हो, किसी भी नाम से संबोधित क्यों नहीं की जाती हो, पर उसने अष्ट कर्मों को, जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय है, उनसे मुक्ति पा ली है या उनसे मुक्ति पाने की साधना कर रही है, उन आत्माओं को नमस्कार किया जाता है। तो ये जो नमस्कार महामंत्र है वो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को मिश्रण करके एक प्रकाश पैदा करने में योगबद्ध बनती है। जब हम नमो अरहंतानम, नमो का उच्चारण करते हैं और नम का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु से टकराती है। साइंस क्या मानता है कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे मस्तक के भाग में है और नेगेटिव एनर्जी जो गर्दन के नीचे के भाग में है। जब जीभ जो नेगेटिव एनर्जी का प्रथम छोर है और तालु जो पॉजिटिव एनर्जी का अंतिम छोर है, उन दोनों का मिश्रण होता है, दोनों टकराते हैं तो एनर्जी पैदा होती है, वो प्रकाश पैदा होता है। वो जो प्रकाश है हमारे औरों को, आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आभा मंडल जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आभा मंडल के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि अगले 6 महीने के बाद हमारे में क्या बीमारी आने वाली है, किस तरह की समस्या आने वाली है, या और क्या चीज़ें होने वाली है, उससे पता चल सकता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो जो बीमारी आने वाली है या कुछ समस्या आने वाली है वो दूर हो जाती है। तो वो पॉजिटिविटी का भाव विकसित हो जाता है और फिर जो डिसीजन पावर है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के एक प्रयोग है एक नौकार मंत्र का। और वैसे ही मेडिटेशन के भी प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग हैं। उन प्रयोगों के द्वारा हम पॉजिटिविटी को विकसित कर सकते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी है हमारे अंदर में, उस नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव में तब्दील करके हम और विकास कर सकते हैं, शिखरों को छू सकते हैं। Okay, now tell us what kind of lifestyle will you recommend for people to live in today's life? What kind of lifestyle it would be? लाइफस्टाइल मतलब कि संयमित और व्यवस्थित। आजकल
क्या है कि व्यक्ति जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसके कारण से अपनी जीवन शैली को जो प्रभावित कर रहा है, और वो प्रभावित होने के कारण से जो उसके अंदर में हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं या जो स्नाव बन रहे हैं, वो हमें स्वस्थता की दृष्टि से भी, थिंकिंग की दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। तो लाइफस्टाइल जब हम उस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रभावित नहीं होकर के संयम के द्वारा और सहज भाव के द्वारा जीने वाली स्टाइल बना लेते हैं, जैसे कि सवेरे उठने का जो समय है वो समय ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी बताया जाता है, वैसे ही आम जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है। साइंस मानता है कि सवेरे का जो समय होता है उस समय में एक ऐसा स्राव विकसित होता है, बनता है हमारे शरीर के अंदर में, और वो स्राव जो है वो हमें दिन भर खुश रखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन वो कब बनता है? जब हम उस समय में जागृत रहते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग देर तक सोते रहते हैं, लेट उठते हैं, तो वो स्राव जो बनने की उसकी मात्रा कम हो जाती है, इस कारण से पूरे दिन भर खुश नहीं रह पाते हैं। तो जल्दी उठना, टाइमली सोना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप के लिए समय देना। आज अपने आप के लिए समय नहीं दिया जाता। अपने आप का मतलब यहाँ स्वार्थ नहीं है, यहाँ अपने आप का मतलब है आत्मा, क्योंकि हम क्या है, खुद कौन है? आत्मा है। ये जो शरीर है वो आत्मा के रहने का घर है, ये शरीर हम नहीं है। जब हम आत्मा के लिए समय देते हैं तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास जो बढ़ता है और मनोबल बढ़ता है। तो इस कारण से ये जरूरी है कि हम अपने आप को समय देना प्रारंभ करें, और जब अपने आप को समय देंगे तो हम पूरी तरीके से व्यवस्थित चल सकेंगे। ये चीज़ें चलें, और कुछ अपने आप को समय देने का मतलब ये है कि आत्मावलोकन करें, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, इस तरह की चीज़ें करें, या स्वाध्याय करें, अच्छी बुक्स पढ़ें और श्रवण करें। दूसरे जो प्रेरित करने वाले वक्तव्य है, जो स्पिरिचुअल है, पीस। आज लाइफ का जो अहम ये बन गया है कि हम शिखरों पर पहुंचे, सक्सेस बने, पर सही मायने में हमारा लक्ष्य होना चाहिए पीसफुल लाइफ। जब पीसफुल लाइफ का लक्ष्य होगा तो हम सक्सेस में या अनसक्सेस में दोनों में ही संतुलन बना करके चल सकेंगे। आज पीसफुल लाइफ का लक्ष्य नहीं होने के कारण से ही जो बड़े बड़े लोग हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में लोग हैं, वो भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाने के पीछे क्या क्या करना पड़ जाता है। अगर पीसफुल लाइफ का लक्ष्य होता है तो हम अपनी लाइफ के साथ में समझौता नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम पीसफुल लाइफ का लक्ष्य रखें और अपने आप को समय दें। जब इस तरह की चीज़ें होगी तो हम हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित तरीके से चल सकेंगे, और यही जैनिज्म सिखाती है। Okay, Muni Jayant Kumar ji, now please give us one positive thought to end this interview. पॉजिटिव थॉट यही है कि हमारा जो वर्तमान है वो अच्छा बने। हम भविष्य की चिंता करते हैं पर वर्तमान को इग्नोर कर देते हैं। जब वर्तमान अच्छा होता है, जिस क्षण में जी रहे होते हैं उस क्षण को अगर खुशनुमा बना लेते हैं तो भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है। तो इसलिए वर्तमान को सही तरीके से जीना सीख जाएं, वर्तमान को अच्छा बनाना सीख जाएं। यही पॉजिटिव तरीके से काम करने का मार्ग होगा, माध्यम होगा। Thank you so much.